जीवन काल के एक ऐसे व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे जिनके लिए कला और विज्ञान में कोई स्पष्ट सीमा रेखा थी ही नहीं। इन्होंने जितना योगदान कला में दिया उतना ही योगदान विज्ञान के क्षेत्र में दिया। इनकी जिज्ञासा का कोई भी अंत नहीं था। आज भी ये कलाकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है कि किस तरह एक व्यक्ति का मस्तक कला और विज्ञान के क्षेत्र में समान रूप से काम कर सकता है। इनका नाम लियोनार्डो दा विंची था। इतिहासकार इन्हें यूनिवर्सल जीनियस कहते हैं। आज हम इनके संपूर्ण जीवन को जानने की कोशिश करेंगे तथा ये जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें यूनिवर्सल जीनियस कहा गया। तो सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को इटली के विंची नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पियरो दा विंची और माता कैटरीना थी। इनके साथ एक घटना जुड़ी हुई है, ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। जब इनका जन्म हुआ तब ये अपने माता पिता की वैध संतान नहीं थी। इनके पिता पियरो और माता कैटरीना ने शादी से पहले इन्हें जन्म दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इनके जन्म के बाद भी इन दोनों ने शादी नहीं की। पियरो ने कहीं अन्य जगह शादी की और कैटरीना ने कहीं अन्य जगह शादी की। इसलिए ये अपने माता पिता की अवैध संतान कहलाए। अब जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के कुछ समय तक तो ये अपनी माता के साथ रहे तथा 14-15 साल की उम्र में ये अपने पिता के साथ चले गए। इनके पिता का जो पेशा था वो नोटरी था, मतलब कि ये लीगल एडवाइजर थे। लीगल एडवाइजर होते थे उस समय, उन्हें नोटरी कहा जाता। बहुत अच्छा जाना पहचाना और बड़ा ही सामाजिक स्थिति अच्छी थी, ऐसा पेशा था उनका। लेकिन उस समय यह था कि जो वैध संतान होगी वही अपने पिता का जो वंशानुगत पैसा है और वंशानुगत जो रोजगार का साधन है वही एक्वायर करेगी। चूंकि इनकी सामाजिक स्थिति एक अवैध संतान की थी तो ये अपने पिता का पैसा नहीं अपना सकते थे। उनके पिता के जो लीगल संतान थी वही उस पैसे को अपना सकते थे। तो इसलिए इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद यही स्थिति इनकी रचनात्मकता को स्वतंत्रता देने के लिए सही रही, क्योंकि अगर वो अपने पिता की लीगल संतान होते तो वो उसी पैसे को अपनाते उन्हें फोर्स किया जाता। तो ये इतिहासकारों का मानना है। व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं, वो उनकी क्षमताओं से ही आगे बढ़ता है। ये उनके माता पिता का सामाजिक तिरस्कार, उनका तो ऐसा कुछ नहीं था। तिरस्कार तो क्या था, जब उस समय माँ के साथ रहे और उसके बाद 14-15 साल की उम्र में पिता के साथ हो गए और उन्हें ऐसा नहीं कि उनकी इस स्थिति के कारण उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस हुई। उनके पिता ने उन्हें 14-15 साल में अपना लिया और उनके चाचा की खेती थी तो चाचा के साथ खेतों में जाते थे। वहां चट्टानों की ज्योमेट्री रचना को देखना तथा नदी का बहना देखना, पक्षियों की उड़ान देखना, इन सब चीजों से ये सिद्ध होता है कि उनकी जो स्थिति थी वो सही थी। और उनकी इस तरह की रुचियों को देखकर उनके चाचा और उनके पिता ये बोलते थे कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है और इसीलिए उन्होंने शिक्षा के लिए उस समय इटली के सबसे महान स्कूल में भेजा। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो ये तो उनकी स्थिति के बारे में हो गया। अब ये जब ये 14-15 साल के थे, मैंने बताया कि पिताजी ने साथ में ले गए थे। अब ये विंची से कहां पहुंचते हैं, फ्लोरेंस नगर। ये दोनों इटली में है। ये फ्लोरेंस नगर पहुंच जाते हैं। यहां पर इनकी प्रतिभा को तो इनके पिताजी पहले से जानते ही थे। तो इन्होंने उस समय के जो प्रसिद्ध कलाकार थे, उनका स्कूल था, एकेडमी चलती थी। उस समय के प्रसिद्ध कलाकार थे एंड्रिया डेल वेरेचियो। इन्हें वहां भेज दिया। ये जो स्कूल था ये कला और विज्ञान की एक प्रयोगशाला थी। यहाँ पर रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता था, धातु विज्ञान पढ़ाया जाता था, ड्राफ्टिंग और ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी, चमड़े लकड़ी का काम, इन्होंने सब कुछ सीखा और भी कई चीजें। और शायद यही स्कूल इनकी प्रतिभा को इस तरह उभारने में कामयाब रहा, क्योंकि इनके अंदर भी सारी तरह की प्रतिभाएं थी और वो स्कूल भी ऐसा था कि वहां सब कुछ पढ़ाया जाता। लेकिन एक दिलचस्प कहानी ये जुड़ी हुई है। एक बार वेराचियो को ईसा मसीह की पेंटिंग बनाने को कहा गया तो पेंटिंग के बगल एक देवदूत को दिखाना था और ये काम इन्होंने दे दिया दा विंची को। लियोनार्डो दा विंची को ये काम दे दिया। तो लियोनार्डो ने उस एंगल या देवदूत को इतने अच्छी तरीके से निखारा। जब इसे वेराचियो ने देखा तो मनी मन उन्होंने हार मान ली। उन्होंने कहा मुझसे अच्छी पेंटिंग तो ये लड़के ने बनाई है। और इतिहासकारों का ये मानना है कि उस पेंटिंग को देख के जो उनके गुरु थे वेरेचियो, उन्होंने पेंटिंग छोड़ दी। 1472 में जब ये 20 वर्ष के थे
1472 ईस्वी में, तब उस समय एक संघ होता था, कलाकारों और डॉक्टरों का संघ था, गिल्ड ऑफ सेंट लियो, उसमें ये शामिल हो गए। तो ये इनकी प्रतिभा थी। लगभग 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक नाम कमा लिया था। अब इनके जीवन के कुछ अन्य पहलुओं के बारे में जानते हैं। लेकिन अब समय आता है 1482। एक समय था कि वो, इससे पहले फ्लोरेंस में काफी नाम कमाया उन्होंने, लेकिन 1482 आते आते उनके मन में आया कि फ्लोरेंस को छोड़कर मिलान पहुंचे। अब वहां क्यों गए, क्या ऐसे रीजन रहे, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि अपनी प्रतिभा को और स्थान देने के लिए वो फ्लोरेंस गए। इसकी पुष्टि उनके एक लेख से होती है, जहां वो वहां का जो ड्यूक होता है, फ्लोरेंस का राजा को ड्यूक बोलते हैं, उसे ये सलाह देते हैं चिट्ठी में कि वो हल्के और पोर्टेबल पुल बना सकते हैं, उनके लिए बना सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं, उनके लिए अवैध बख्तरबंद गाड़ियों की डिजाइन दे सकते हैं, विनाशकारी तोपों इनके डिजाइन दे सकते, हथियार दे सकते हैं, वो बेहतर मूर्तिकार हैं। इन सब चीजों के बारे में जब उन्होंने वहां के ड्यूक को बताया, तो ड्यूक ने उन्हें बुला लिया और यहाँ उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए, जिनको हम बारी बारी से समझेंगे। उन्होंने एक प्रसिद्ध मूर्ति बनाई, उनकी रचनाओं में ये है एक सबसे जो प्रसिद्ध और विज्ञान के क्षेत्र में और खासकर बायोलॉजी के क्षेत्र में एक पहेली बना हुआ है कि उस समय किस तरीके से इन्होंने मानव शरीर और ज्योमेट्री के बीच का सही संबंध बना दिया था। इन्होंने एक विट्रूवियन मैन की रचना बनाई, एक चित्र बनाया, जिसमें इन्होंने मानव शरीर और ज्योमेट्री के बीच में सही संतुलन बनाया। पर इसके लिए इन्होंने लगभग 30 शवों का विच्छेदन किया और ये फ्लोरेंस और जहाँ पे मिलान में रहते थे वहां के हॉस्पिटलों में गए और मरे हुए व्यक्तियों का पोस्टमार्टम किया। विच्छेदन का मतलब है पोस्टमार्टम किया। और यहाँ इन्होंने बताया हृदय कैसे काम करता है और धमनियां किस तरह सख्त होती हैं, लीवर कैसे काम करता है, उसका चिकित्सीय वर्णन भी दिए। 1500 ईस्वी में ये सब इतना ज्यादा कर रहे थे जो आज की चिकित्सा पद्धति करती है, तब ये कर रहे थे। इसीलिए इन्हें महान कहा गया है, इनके अन्य योगदान देखते हैं। इनके अन्य योगदान क्या थे? इन्होंने और भी योगदान दिए, जैसे इन्होंने एरियल क्रूइंग की। एरियल क्रूइंग का मतलब है इन्होंने उड़ने का नक्शा डिजाइन करते थे, मतलब बनाते थे, डिजाइन किया। पैरासूट टाइप डिजाइनिंग की उन्होंने, ये होता है ऐसे उड़ सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की डिजाइनिंग की और जो मैकेनिकल नाइट, इन सारी चीजों की इन्होंने डिजाइनिंग की। इन्होंने द लास्ट सपर नाम की एक कृति लिखी, लेकिन इसमें विफलता हुई इनको रंग देने में, जो आज भी 1999 तक ये चर्चा में थी। इसका रिस्टोरेशन किया गया था। इसके बाद वो बोर्गियो के दरबार में गए। 1400 मिलान का पतन हो गया, मतलब मिलान का आक्रमण कर दिया। 1499 में वो सर द बार्गियो के दरबार में गए। यहाँ पे भी इन्होंने मानचित्र कला में अपनी छाप छोड़ी। इन्होंने इक्वी डिस्टेंस चित्र बनाए, जो आज के चित्र हैं जो हवाई डिस्टेंसिंग करते हैं, उन्होंने तब हवाई डिस्टेंसिंग करके इक्वी डिस्टेंस पर चित्र बनाए थे। इसके लिए इन्होंने मोनालिसा नाम का एक शाश्वत मुस्कान वाला चित्र बनाया। इसमें इन्हें स्पूमाटो टेक्निक है उसका प्रयोग किया। और ये चित्र एक ऐसा कि हर जिस तरीके से देखो ये मूर्ति तुम्हें ही देखती हुई मुस्कुराती हुई प्रतीत होगी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके लेखों को देखा गया तो बड़े ही एक रहस्यमयी और अद्भुत चीज देखने को मिली। ये मिरर राइटिंग लिखते थे। मिरर राइटिंग मतलब ऐसी राइटिंग लिखते थे जिसको अगर शीशे से देखा जाए तो ही समझ में आती है। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि इस तरह की राइटिंग को लिखने का इनका उद्देश्य था काश कि इनके जो टेक्निक है कोई दूसरा ना समझ पाए। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लेफ्ट हैंडर थे और इस तरह लिखने में सुगमता होती थी। देखो इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया, कला के क्षेत्र में योगदान दिया और सैन्य रणनीतियां बनाने में भी ये माहिर थे। उस समय इतना योगदान देना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उस काल को पुनर्जागरण काल कहा गया।
और उनके इसी योगदान को देखकर इस इतिहासकार उन्हें यूनिवर्सल जीनियस कहते हैं। तो आज हमने द लियोनार्डो दा विंसी के बारे में जाना और ये जाना कि इन्हें क्यों यूनिवर्सल जीनियस कहा गया, और इनके इसी योगदान को देखते हुए पुनर्जागरण काल में इसी योगदान को देखते हुए इन्हें याद किया जाता है, आज भी पढ़ाया जाता है और समझा जाता है। और उनकी अद्भुत जिज्ञासा और उनकी अद्भुत दिमागी मस्तिष्क क्षमता को देखकर आज भी यह पहेली बनी हुई है कि एक व्यक्ति इतनी डायरेक्शन में किस तरह काम कर सकता है, और इनके योगदान ही थे कि हम पुनर्जागरण काल में प्रवेश किए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए व्यक्तित्व या अन्य किसी घटना को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।